टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 3 संचयन टोपी शुक्ला देखने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। तो इफ़न के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इफ़न टोपी का सबसे पहला दोस्त था, इसलिए हम लोग इफ़न के बारे में बात कर रहे हैं। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा, तो इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न ही कहा। इफ़न ने इससे बुरा माना, बट इफ़न को अच्छा नहीं लगता था कि टोपी उसको इफ़न कह करके बुलाता है, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। बट जब टोपी उसको इफ़न बोलता था तो हाँ, वो रिप्लाई कर देता था। इसी बोलते रहने से उसकी बड़ाई थी, और वो बड़ाई थी मतलब क्योंकि उसे पसंद नहीं था, फिर भी वो बात करता रहा टोपी से, जबकि टोपी जब इफ़न उसको बुलाता था ना, इफ़न को, तब उसे अच्छा नहीं लगता था। ये नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम है। तो हिंदवी के दो नाम है, एक उर्दू है और एक हिंदी है। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। तो लोगों में दंगे फसाद हो जाते हैं नाम बदलने के चक्कर में। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल जाते हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर को चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ना केवल यह कि अधूरे हैं, बल्कि बेमानी है। तो इफ़न के बारे में और टोपी के बारे में, अगर टोपी के बारे में जानना है तो इफ़न के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही थी और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे थे। तो उसके घर में क्या चल रहा था, किस तरीके की वहाँ उसके घर की परंपराएं थी और क्या सब चल रहा था। और हाँ, इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा लर्नर बी का, वहाँ पे ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं। तो इफ़न की कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है, बट हम फिलहाल तो टोपी की कहानी सुन रहे हैं। इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। तो टोपी की कहानी, हम टोपी शुक्ला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें टोपी की कहानी जाननी है। पर टोपी की कहानी में इफ़न की कहानी जितनी ज़रूरी है उतनी लेखक ने बताई हुई है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। तो कहते हैं ना, स्टोरी टेलिंग जब होती है तो एक इंसान की नहीं होती, काफ़ी सारे लोगों की होती है। तो साइड वाले करेक्टर्स की भी बातें बताई जा रही हैं। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, इसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ना टोपी इफ़न की परछाई है और ना इफ़न टोपी की। ये दोनों तो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। तो इफ़न टोपी दोस्त हैं, बट काफ़ी भिन्न है। इनका जो है रहना सहना, तौर तरीका इनके परिवारों का बिल्कुल अलग होता है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। तो मतलब इफ़न और टोपी की कहानी काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, इसलिए ही राइटर बार बार कह रहे हैं कि भाई अटूट है, अटूट है। ठीक है जी राइटर जी, मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं यह नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। तो राइटर अब एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं कि हम लोग बोलते रहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। हाँ भाई, वो हैं। अब हम अपने सगे भाई, छोटे भाई बहनों से ये तो नहीं कहते कि हम भाई बहन रोज़ रोज़ कहते तो नहीं रहते हैं। तो राइटर यही कह रहे हैं कि भाई क्यों लड़ाई झगड़े करने, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। ये तो एक सत्य है, आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे राइटर बोलते हैं, मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है, जो टोपी शुक्ला है ना, उनका नाम एक्चुअल में है बलभद्र नारायण शुक्ला, और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा है। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। तो उसका नाम तो सैयद था, बट टोपी उसे इफ़न इफ़न करता था। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। अब ना आप लोगों से MCQ में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में इनके पूरे पूरे नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इन बच्चों के पूरे पूरे क्या नाम थे। अब इफ़न के दादा भी और परदादा भी मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए। देखिए, काफिरों का देश, यहाँ पर जो बात है वो हिंदुओं के देश में बोला जा रहा है। काफिर इस्लाम धर्म में, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं ना, उनको इस्लाम धर्म में ये लोग काफिर बोलते हैं।
काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला में ले जाई जाए। तो देखिए जो करबला है वो जगह है, एक इस्लाम का पवित्र स्थान है, ठीक है। तो मतलब पैदा हुए हिंदुस्तान में, बट वो उनका चाहत थी कि जब वो मरे तो करबला ले जाया जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। तो हिंदुस्तानी बच्चा यानी कि जो बिल्कुल हिंदुस्तान का ही था वो थे इफ़न के फादर। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। तो इफ़न के पिता ने ऐसी कोई अरदास नहीं की कि भाई उनकी भी मतलब देश से बाहर ही अपने उनको दफनाया जाए, तो वो हिंदुस्तान में ही उनको दफनाया फिर गया। इफ़न की परदादी भी बड़ी नामाजी बीवी थी, तो बड़ी नमाजी मतलब काफ़ी ज़्यादा नमाज़ पढ़ने वाली वो थी। करबला, नजफ़, खुरासन, काज़मौन और जाने कहाँ की यात्रा, बहुत सारी अलग अलग जगह रिलीजियस प्लेसेस की वो यात्राएं कर कर के आ गई थी। परंतु जब कोई घर ले जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती। तो जब कोई उनको घर बुलाता तो वो क्या करती, एक टोटका टाइप का वो करती थी पानी रख करके। इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मेरे बच्चे को माफ़ कर दियो। तो मतलब हमारे देश में जैसे चेचक होती है उसको माता बोलते हैं ना, तो भले ही वो पूरे मतलब अदब से और अपना इस्लाम धर्म कबूल करती थी, मगर जब उनके बेटे को चेचक हुई तब उन्होंने माता से कहा कि माता माफ़ कर दो और मेरे बच्चे को ठीक कर दो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आ गई थी, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। तो पूरब की रहने वाली थी तो वही भाषा बोलती थी, बट 9-10 साल की उम्र में ही आ गई थी लखनऊ, फिर भी पूर्वी भाषा ही बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, मतलब हमेशा अपने मायके की भाषा, जो पूरब में भाषा जिस तरीके की बोली जाती है वैसी ही वो बोलती रही। लखनऊी भाषा उन्होंने नहीं बोलना शुरू करा, पूरी ज़िंदगी वो अपनी पूरब की भाषा बोली उन्होंने, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। मतलब वही ना कि मायके में लोग दिल की बात समझते हैं और ससुराल में नहीं, इस तरीके की बात कहने की कोशिश की गई है। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था, बेचारी दिल मसकोस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। तो इस्लाम धर्म में गाना बजाना अच्छा नहीं समझा जाता है, इसलिए जब तक उनके पति थे तब तक तो उन्होंने गाना बजाना नहीं किया, बट जब पोता का जन्म हुआ तब उन्होंने खूब अपना गाना बजाना किया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखें बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। तो इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा मतलब किस तरीके से इफ़न बड़ा हुआ और कैसे कैसे उसके विचार थे, वो हमें समझ में आता है कि मर्दों और औरतों में बहुत अंतर होता है। इफ़न के कैसे विचार थे, अपनी दादी जैसे थे। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध की खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर उसे दूध घी के लिए वो तरस गई थी। जो घी पिलाई हुई काली हड्डियों में असामियों के यहाँ से आया करता था, बस मायके जाती तो लपड़ शपड़ जी भर के खा लेती। तो जब अपने मायके जाती थी तो फिर वही मतलब मस्त वाला घी दूध खाती थी। उन्हें अपने ससुराल में तो ये सब मिलता नहीं था, वहाँ पे होता ही नहीं था। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। तो वो मतलब ये शिकायत थी कि हर समय मौलवी और रिलीजियस पर्सन ही बने रहना है घर में, मतलब एक पति की तरह नहीं, इस तरह से नहीं रहते थे वो। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ़, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दी हो। तो मतलब उनसे कि करबला भेज दे, तो माँ तो यहाँ की ही, हिंदुस्तान की ही पली बड़ी थी, तो उन्हें तो नहीं भेजनी थी अपनी लाश करबला। तो अपने बेटे से कहने लगी कि भाई अगर तेरे से नहीं संभल रही है मेरी लाश तो मेरे घर भेज दे, मैं उधर क्यों, पूरब की वहीं संभाल लेंगे वो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं आया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कहाँ याद रहती हैं। तो जब उनकी डेथ होने वाली थी तो मतलब वो भूल चुकी थी कि अब उनका घर कहाँ पर है, घर उनका बदल चुका है, वो सब चीज़ें भूल गई थी। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है जब डेथ होने वाली होती है। ऐसा कहते हैं ना कि हमारे पूरे मतलब में भी ऐसा हो या ना हो, बट ऐसा कहा जाता है कि पूरे ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पल या फिर चीज़ें हमारे आंखों के सामने फ्लैश हो जाती हैं। तो
ये कथाकार का ख्याल है क्योंकि वह अभी मरा नहीं है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। इफ़न की दादी को अपना घर याद आया। उनका उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया। देखिए बीजू पेड़ यहाँ पर बताया गया है हमें कि आम की गुठली से उगाया गया आम का पेड़। तो आम की गुठली से जो आम का पेड़ उगता है उसको बीजू पेड़ कहते हैं। तो अपने घर के बाहर का आम का पेड़ उन्हें याद आया जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें उनको याद आईं। बेशुमार मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको याद आई इस टाइप की। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजफ़ कैसे जा सकती? तो करबला नजफ़ कैसे जाएं? उन्हें तो अपने घर की ही याद आ रही थी ना, हिंदुस्तान में पड़ी थी, हिंदुस्तान की ही याद थी। वह बनारस के फातमौन में दफन की गई क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी, तो इफ़न की दादी को बाकी लोग बीबी कहते थे। तो जब इफ़न स्कूल गया हुआ था तब उसकी दादी की डेथ हो गई थी, तो इफ़न को खबर मिली। इफ़न तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी, तो 4th क्लास में थे अभी वो। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और छोटी बहन नुसरत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार करता था। तो प्यार तो सबसे अपने अब्बू, अम्मी, छोटी बहन, बड़ी बहन सबसे प्यार करता था, पर दादी से इफ़न बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अम्मी तो कभी कभी डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते। नुज़हत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया था। तो मतलब मम्मी पापा डांट देते थे, बड़ी बहन छोटी बहन कॉपियों में उसके नोटबुक्स में पेंटिंग्स बनाने लगती थी। बस एक दादी ही थी कि जिसका इफ़न मतलब इफ़न को दादी बहुत पसंद थी। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, बहरा बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ, तो दादी बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। अभी तो फ़िलहाल देखिए हम लोग टोपी की नहीं, टोपी के दोस्त की ही कहानी सुन रहे हैं, उसकी दादी की। सोता है संसार, जागता है पाक। परवरदिगार आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह था। मुल्क मतलब देश, एक देश में एक बादशाह था। तो इस तरह की कहानियाँ दादी उसको सुनाया करती थी इफ़न को। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्काया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे। तो दादी की भाषा मतलब इफ़न को तो बड़ी पसंद थी, बट अब्बू कहते थे कि नहीं नहीं, दादी की भाषा में नहीं बात करनी। अब जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली हूँ, काहे को बोले लगी हो। तो वो कहती है मतलब वो बच्चा इफ़न कहता था दादी से कि जो है मेरे अब्बू, आपकी जो बोली है जैसे आप बोलते हो ऐसे अब्बू मुझे बोलने से मना करते हैं। तो दादी हंस जाया करती थी इस बात पर, कहती थी ठीक है भाई, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ और ऐसी ही बोली है, तो इस ऐसी बोली तुम क्यों बोलोगे, तो अपने अब्बू की ही बोली बोलियो। बात ख़त्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तो बादशाह की हिस की तुरंते एक ठो हिरन मार लिया हुआ। तो एक राजा था, तो एक बार वो एक हिरन मार लाया। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। तो मतलब माँ की पार्टी की दिखाई दी, यानी कि जो टोपी था उसकी माँ भी बिल्कुल इसी तरीके की भाषा बोला करती थी जैसे इफ़न की दादी बोलती थी। अपनी दादी से तो उसे नफ़रत थी, यानी कि जो टोपी था, अब टोपी की बात आ रही है, टोपी को अपनी दादी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। तो जो इफ़न के अब्बू जिस तरीके की भाषा बोलते थे, ऐसी ही टोपी की दादी भाषा बोला करती थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। तो यानी कि टोपी को भी इफ़न की दादी बहुत पसंद थी, वो बड़ा लाड दुलार करा करती थी। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश ही ना करता। तो बाजी मतलब इफ़न की बड़ी बहन, इफ़न की माँ, किसी से बात नहीं करना चाहता था। वो तो चाहता था कि बस वो दादी से बात करे। दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाती थी, बहुत प्यार करती थी उससे। वो दोनों अलबत्ता मतलब बैठे रहते थे। अलबत्ता देखिए यहाँ पर है बल्कि, ठीक है, साथ में आराम से बैठते थे। उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करने लगती। तो मतलब दोनों बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी दादी, और बहुत दोनों बच्चे दादी को बहुत पसंद करते थे। तो काहे को जाते उन सबन के पास, मुँह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर हा। वह डांट कर कहती, वो कहती कि भाई इधर उधर क्यों जा रहे हो, एक दूसरे से झगड़ा क्यों कर रहे हो, चलो इधर आओ। परंतु ये शब्द शक्कर का सा खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता।
तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उसके पास चला जाता। तो देखिए, अमावट पके आम के रस में सुखाकर बनाई गई मोटी परत, वो होता है ना कि उसको येलो येलो कलर का होता है। तिल का लड्डू, तिल से बने व्यंजन, मतलब कुछ अगर दादी डांटती भी थी ना तो ऐसा लगता था कि कुछ जैसे कि मीठी बोली ही बोल रही हो। तेरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ जाता कि माता जी को कहते हैं। तो पहले तो टोपी को समझ नहीं आता था कि भाई अम्मा क्या होता है, बट फिर समझ में आ गया था थोड़े टाइम में कि अच्छा हाँ, अम्मा मतलब माता जी होती हैं। ये शब्द उसे अच्छा लगता, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डाली की तरह चुभलाता रहा, अम्मा, अब्बू, बाजी। तो मतलब बहुत अच्छा लगता था अम्मा, अब्बू, बाजी, टोपी को ये सब शब्द। फिर एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीरे तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी कि डॉक्टर भृगु नारायण के घर में भी थोड़ी मतलब मॉडर्न चीज़ें आ चुकी थी। यानी खाना मेज़ कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियाँ थी, परंतु चौके पर नहीं। तो चौके पर बैठ के नहीं, चेयर टेबल पर बैठ के खाते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भरता उसे ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। राम दुलारी यानी कि ठीक है, उसकी मदर जो है वो खाना परोस रही थी। अम्मी ज़रा बैगन का भुर्ता। अम्मी, मेज़ पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। तो भाई सुभद्रा देवी उनकी दादी थी टोपी की। अब टोपी ने एकदम से कह दिया कि अम्मी ज़रा मुझे बैगन का भरता और दे दो। अब अम्मी तो मुसलमान बोलते हैं, तो ये लोग थे ब्राह्मण, टोपी के घर वाले। एकदम से क्या हो गया कि मजहबी दीवारें कैसे टूट गई, यानी कि जो मुसलमानों की बोली है वो हिंदुओं के घर में कैसे आ गई। तो ये सब चीज़ें मतलब टोपी की तो शामत आ गई थी। हाँ, तो ये देखिए, ये डिनर टेबल की पिक्चर है। लफ्ज़, लफ्ज़ मतलब होता है शब्द, बोली, लफ्ज़। टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ का होता है माँ, ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गरजी। तो दादी गरज गई कि अम्मी कहना किसने सिखा दिया भाई? ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। तो बच्चा टोपी बोलता है कि भाई मैंने इफ़न से सीखा है, और दादी कहती है उसका पूरा नाम बताओ। तो टोपी ने कहा मुझे नहीं पता। तो कोई नो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर लिहबे का। तो मतलब वो कहने लगे कि कोई मियाँ के यानी कि किसी मुसलमान के बच्चे से दोस्ती कर ली, और राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। मतलब राम दुलारी उसकी माँ, मतलब कि मुसलमान के बच्चे से दोस्ती करके आ गया है। बहू, तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह ज़बान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। तो सुभद्रा देवी जो है उसको ये भाषा अच्छी नहीं लगती थी, पूरब की भाषा, तो वो अपनी बहू पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अब पहले लड़ाई हो रही थी कि भाई मुसलमान की भाषा कहाँ से आ गई, अब कि भाई ये माँ ने कैसी भाषा बोल दी है। लड़ाई का मोर्चा बदल गया था। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीरे तेल वाले को ये पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर से परमिट ले आए। कपड़े और शक्कर की परमिट ले आए। तो मतलब जब पता लगा कि भाई वो जो इफ़न है वो कलेक्टर का बेटा है, तो उसे लगा कि चलो टोपी के पापा को चलो बढ़िया है, और फिर नाराज़गी वराज़गी सब गई। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज़ से उठ गई, और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तो सुभद्रा देवी तो उस दिन चली गई थी, और अपनी माँ से तो भाई खूब कुटाई हो गई टोपी की। तय फिर जब ये ओकरा घरे, तो फिर वो कहता है कि क्या फिर से उसके घर जाएगा? तो टोपी कहता है हाँ मैं तो जाऊँगा। अरे तोहरा हाँ में लुका रहा आगे माटी मिलाओ। तो कहते हाँ बोलेगा अभी तुझे माटी मिला तो मतलब खूब पिटूंगी तुझे। राम दुलारी मारते मारते थक गए, परंतु टोपी ने ये नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी, बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे। कुटाई मतलब खूब पिटाई जो हो रही थी। तो मुन्नी और बाबू उसके भाई बहन जो थे वो बड़े मज़े में कि भाई पिटाई हो रही है, और माँ खूब मार रही थी टोपी को। हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखत रहा। मुन्नी बाबू ने तुड़का लगाया। तो मतलब उसने कहा कि भाई टोपी कबाब भी खा रहा था, मतलब झूठ बोल दिया। कबाब, राम राम राम। राम दुलारी गिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था, और मुन्नी बाबू ने इसे एक इकन्नी रिश्वत की दी थी। टोपी को यह मालूम था कि वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू को कोई बात इफ़न के सिवा किसी को नहीं बताई थी। तो जो भाई टोपी था वो तो मुन्नी बाबू किसी की बातें नहीं बताया करता था, बट ये जो उसके मुन्नी बाबू थे इसने तो अपनी जो गलती करी थी वो उसके टोपी के सर डाल दी कि टोपी ने कबाब खाया था। माँ को बड़ा गुस्सा आया। तू हमें कबाब खाते देखियो ना देखा रहा। तो मतलब मुन्नी बाबू ने कहा कि
एकदम से वही माँ को बताया कि ये तो कबाब खा रहा था, और फिर टोपी ने कहा कि तुमने मुझे देखा था, तो फिर वो कहने लगे हाँ 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 हाँ, तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया। सुभद्रा देवी ने सवाल किया, तो सुभद्रा देवी ने अब कहा कि भाई अगर देखा था खाते हुए तो उसी दिन क्यों नहीं बताया हमें। ई झुट्टा है दादी, टोपी ने कहा। तो टोपी ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात तो यह थी कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन मतलब वो झूठ और सच के किस्सों में वो हमेशा मतलब थोड़ा बेचारा नादान ही रहा। जितनी भी उसकी उम्र रही वो हमेशा सच्चा ही बना रहा। अब उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे, तो मतलब मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो वो मतलब ठीक कर देता उनको। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उसने छोटा ही रहा उनसे। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बात बताई। दोनों जोग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। जोग्राफिया यानी कि ज्योग्राफी का जो पीरियड था उसको छोड़ करके दोनों निकल लिए थे। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। तो टोपी तो कबाब खाता नहीं था, और ये तो सिर्फ फल खाता था, और झूठ बोला गया था उसके, मतलब जो मुन्नी बाबू था उसने झूठ बोला था। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। तो टोपी ने कहा कि अपने दोस्त से कि भाई तेरी दादी बड़ी अच्छी है और तू मेरी दादी ले ले, मुझे अपनी दे दे। तोरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरी तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तब बोलियो तू ही लोगन को बोली थी। तो मेरी दादी तेरी दादी जो है वो बदल लेते हैं, क्योंकि जो मेरी दादी है, टोपी ने कहा, वो तेरे पापा जैसे बात करती है, और मेरी दादी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो तू रख ले। यह नहीं हो सकता, इफ़न ने कहा। अब्बू ये बात नहीं मानेंगे, और मुझे कहानी कौन सुनाएगा। तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। तो फिर उसने एक दूसरे को ना मना कर दिया इफ़न ने कि मैं नहीं बदलने वाला दादी, मेरे पापा नहीं मानेंगे, और क्या तेरी दादी को कहानियाँ आती हैं, तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो। तो फिर टोपी कहते हैं कि क्या तू मुझे एक दादी भी नहीं दे सकता। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। इफ़न ने कहा मेरी दादी थोड़ी है, मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है वो। ये बात टोपी को समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। हाँ, तो इफ़न ने कहा कि मेरी दादी जैसे बूढ़ी है तुम्हारी दादी बूढ़ी होंगी, तो फिक्र ना करो। इफ़न ने कहा मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरी है, मरे मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है। तो फिर ये टोपी कहता है, मतलब पहले इफ़न कहता है कि मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग तो मर जाते हैं। तो टोपी कहता है अरे मेरी दादी तो कहाँ ही मरने वाली है। तो इफ़न बोलता है अरे नहीं, मेरी दादी झूठ नहीं बोलती है, बूढ़े लोग मर जाते हैं। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई हैं। तो इफ़न की दादी जो बहुत अच्छी थी उनकी डेथ हो जाती है। इफ़न चला गया, टोपी अकेले रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, एक कोने में बैठकर रोने लगा। तो टोपी को मतलब वो दादी बहुत पसंद थी, तो इसलिए वो रोने लगा। किसकी दादी? इफ़न की। अपनी दादी नहीं पसंद थी टोपी को। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज़ जितने लोग हुआ करते थे उससे ज़्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी न होने से टोपी को घर खाली सा लग रहा था। जबकि उसे दादी का नाम तक मालूम नहीं था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक और ही संबंध हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा एक फ्रेंडली नेचर था दादी का, और टोपी को दादी बहुत पसंद थी। इफ़न के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। तो अगर इफ़न के दादा होते तो मतलब नहीं समझ पाते, जैसे टोपी के खुद के घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि जो है टोपी इफ़न की दादी को कितना पसंद करता है। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों की अजनबी और भरे घर में अकेले थे। तो टोपी भी अपने खुद के घर में काफ़ी अकेला फील करता था, और इसी तरीके से जो इफ़न की दादी थी वो भी अपने खुद के भरे हुए घर में भी खुद को अकेला महसूस करती थी। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। 72 साल की थी इफ़न की दादी, और जो टोपी था वो सिर्फ 8 साल का था। मोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इफ़न को पुरसा दिया। तो टोपी ने कहा इफ़न को कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता। सहानुभूति मतलब
सांत्वना टाइप की थी पुरसा। इफ़न ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे और फिर दोनों चुपचाप रोने लगे। अब आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की बुक का चैप्टर 3 टोपी शुक्ला। और ये जो चैप्टर है ये है संचयन, जो आपका हिंदी कोड्स भी है। तो हम काफ़ी सारा ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है वो हम देख चुके हैं। मतलब ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, बट चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं। और इसके बाद सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। तो टोपी ने, इसके पहले का हो चुका है, तो टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई, यानी कि 10 अक्टूबर 1945 को कसम खाई कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप ऐसी नौकरी करता हो जिसमें बदली होती रहे। तो उसने ये कसम खाई कि वो ऐसे इंसान से दोस्ती नहीं करेगा जिसके फादर का ट्रांसफ़र होता रहे जगह जगह। तो ये उसने कसम खाई 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर सन 45 का यूँ तो कोई महत्व नहीं, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए। अब उसे 10 को ही कसम खाई कि भाई मैं कभी ऐसे व्यक्ति से जो है दोस्ती नहीं करूंगा जिसके फादर ट्रांसफ़र होके जाते रहे, क्योंकि फिर वो बच्चा भी चला जाएगा जो उसका दोस्त होगा। अब उसी दिन उसके दोस्त का ट्रांसफ़र होगा। तो वैसे राइटर कहते हैं इतिहास में तो कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर टोपी के जो अगर जीवन की हम बात करें तो उसमें इस दिन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इफ़न की दादी के मरने के थोड़े ही दिन बाद यह तबादला हुआ था। तबादला यानी कि ट्रांसफ़र। तो इफ़न की दादी वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा पसंद थी टोपी को, वो चली गई, टोपी को बहुत दुख हुआ। और फिर अब तबादला भी हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र भी हो गया उसके इफ़न दोस्त के पापा का। मतलब अब इफ़न को भी जाना पड़ेगा वहाँ से। इसलिए टोपी और अकेला हो गया, क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हिरनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। अब जो दूसरे कलेक्टर आए उनके 3 लड़के थे, बट कोई भी टोपी का दोस्त नहीं बन सका, क्योंकि जो इफ़न के फादर थे वो भी कलेक्टर थे। जब वो गए तो फिर एक और नए कलेक्टर आए, मगर उनके जो बेटे थे ना वो टोपी के दोस्त न बन पाए। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू था तो बराबर का पर केवल अंग्रेजी बोलता था। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं। किसी ने टोपी को मुंह नहीं लगाया, तो वो उनको एहसास था, क्योंकि उनको पता था कि उनके फादर बहुत बड़ी पोस्ट पे, तो टोपी से तो भाई किसी ने बात ही नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में पहुंच गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया, गेंद उसके हाथ में आ गई। हाउस दैट, तो मतलब वो तो ना क्रिकेट खेल रहे थे तो उसके आगे आई, तो टोपी ने मतलब हाथ से उसको पकड़ लिया। हाउस दैट फिर बोला। हेड माली एम्पायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो उसे उंगली उठा देनी चाहिए, तो बस उसे उंगली उठा देनी चाहिए। माली को बस इतना ही पता था, उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था। हु आर यू, डब्बू ने सवाल किया। अब ये गेंद किसने उठाई थी? गेंद जो पकड़ ली थी वो टोपी ने पकड़ ली थी। अब वो 3 बच्चे कलेक्टर के वो खेल रहे थे। अब एकदम से, क्योंकि टोपी अंदर की तरफ आ गया था और उसने गेंद भी पकड़ ली थी, तो डब्बू ने पूछा कि तुम कौन हो? बलभद्र नारायण, टोपी ने जवाब दिया। तो टोपी का नाम क्या था? बलभद्र नारायण था। हु इज़ योर फादर, तो टोपी से उसने पूछा कि तुम्हारे फादर कौन है। ये सवाल डग्गू ने किया। डग्गू ने कहा कि तुम्हारे फादर कौन है। तो देखिए इस तरीके से ये बच्चे गेम खेल रहे हैं और ये टोपी है जिसने बॉल को पकड़ लिया है। फिर बच्चे अब उससे वार्तालाप कर रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारे फादर कौन है? तो उसने कहा भृगु नारायण। ए, ब्लू ने एम्पायर की आवाज़ दी। ई, भृगु नारायण कौन है? ए, एनी ऑफ आवर चपरासीज, तो वो कहता है कि भृगु नारायण कौन है, कि क्या हमारा कोई चपरासी है? नहीं साहब, एम्पायर ने कहा, शहर के मशहूर दागदर है। तो उन्होंने कहा शहर के मशहूर जो है वो डॉक्टर हैं भृगु नारायण। दागदर मतलब यहाँ पे जो भृगु नारायण है वो एक डॉक्टर है। यू मीन डॉक्टर, डब्बू ने सवाल किया। यस सर, हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी। बस बट ही लुक्स सो क्लमजी, बीलू ने बोला बट ही लुक सो क्लमजी, यानी कि काफ़ी गंदा सा लग रहा है, इसके फादर डॉक्टर हैं। ए, टोपी अकड़ गया। तनी जबनिया संभाल के बोलो, एक लप्पड़ में नीचे लगी हो। तो मतलब अब टोपी को बड़ा बुरा लगा कि हाँ
भैया अगर कोई आपको कहेगा कि आप तो बड़े क्लमजी हो, बड़े गंदे से दिख रहे हो, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो टोपी को भी गुस्सा आ गया। तो टोपी ने कहा कि ज़रा ज़बान संभाल के बोलो, एक लप्पड़ में नीचे गिरा दूंगा, एक थप्पड़ में मतलब नीचे में तुम्हें गिरा दूंगा। ओ यू, बिल्लू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया। फिर वह गालियाँ बकता हुआ उठा। तो मतलब हाथ चला दिया बिल्लू ने, कलेक्टर के वन ऑफ द सन्स ने हाथ चला दिया, और बिल्लू जो है ने हाथ चलाया, टोपी लुढ़क गया और फिर उसके बाद गालियाँ बकने लगा। परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपनी एल्सेशन को सुस्कार दिया। तो एल्सेशन यानी कि डॉग था, और उसने मतलब डब्बू ने अपने कुत्ते को इशारा कर दिया और कुत्ता जो है वो टोपी पर झपट पड़ा। पेट में 7 सुइयां भुकी तो टोपी के होश ठिकाने आए। अब उसको अल्सेशन डॉग ने काट बैठ लिया था, तो अब उसके पेट में, किसके, टोपी के पेट में लगभग 7 सुइयां लगी। और फिर उसने कलेक्टर साहब के बंगले का रुख नहीं किया। परंतु प्रश्न यह खड़ा हो गया कि फिर आखिर वह क्या करे। घर में ले देकर बूढ़ी नौकरानी सीता थी जो उसका दुख दर्द समझती थी। अब उसका एक ही दोस्त था बेचारे का, मतलब टोपी का इफ़न ही दोस्त था, वो तो चला गया था। अब वो करे तो क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा था। घर में सिर्फ नौकरानी सीता थी जो उसका टोपी का दुख दर्द समझती थी, बाकी तो कोई टोपी को समझता ही नहीं था। तो वह उसी के पल्लू में चला गया, और सीता की छाया में जाने के बाद उसकी आत्मा भी छोटी हो गई। सीता को घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे, टोपी को भी घर के सभी छोटे बड़े डांट लिया करते थे। इसलिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। तो टोपी को भी कोई इज्जत नहीं करता था अपने घर में, और नौकरानी की तो कोई करता ही नहीं था। तो इसलिए एक दूसरे के वो दोनों दोस्त बन गए। टेक मत किया करो बाबू। एक रात जब मुन्नी बाबू और भैरव का दास करने पर वह बहुत पिटा, तो सीता ने उसे अपनी कोठरी में ले जाकर समझाना शुरू किया। तो एक रात मतलब बहुत पिट गया था टोपी, तो फिर सीता ने ही उसको समझाया। बात यह हुई कि जाड़ों के दिन थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, भैरव के लिए भी नया कोट बना। टोपी को मुन्नी बाबू का कोट मिला। कोट बिल्कुल नया था, मुन्नी बाबू को पसंद नहीं आया था, फिर भी बना तो था ही उन्हीं के लिए, था तो उतरन। तो मतलब बेचारे टोपी को भी पुराने कपड़े ही मिलते थे घर में। टोपी ने वह कोट उसी वक्त दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया था। तो भाई उसने सोचा टोपी ने कि मैं ये उतरन नहीं पहनूंगा, मतलब पुराना कोट नहीं पहनूंगा, तो तभी नौकरानी के बेटे को दे दिया। दूसरी नौकरानी थी केतकी, उसके बेटे को दे दिया। उसका बेटा तो खुश हो गया। नौकरानी के बच्चे को दी जाने वाली चीज़ वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी जाड़ा खाए। तो मतलब टोपी को कोई और कोट ही नहीं दिया गया। हम जाड़ा ओड़ा ना खाएंगे, भात खाएंगे, टोपी ने कहा। तो टोपी मतलब इतना गंदा व्यवहार, पता नहीं क्या चैप्टर है इसमें, अपने ही बच्चे के साथ वो इतना बेकार व्यवहार क्यों करते थे। तुम जूते खाओ, सुभद्रा देवी बोली। तो दादी मतलब कहती थी कि तुम चावल वावल और कुछ नहीं खाओगे, तुम जूते खाओगे। आपको यो ना मालूम कि जूता खाया ना जात पहना जात है। तो वो टोपी बोलता है कि आपको ये नहीं पता कि जूता खाया नहीं जाता, जूता पहना जाता है। दादी से बदतमीजी करते हो, मुन्नी बाबू ने बिगड़ कर कहा। त का हम इतनी पूजा करें, फिर क्या था। दादी ने आसमान सिर पर उठा लिया, रामदुलाल नीनो से पीटना शुरू कर दिया। अब फिर दादी भी हंगामा करने लगी और बेचारे टोपी की माँ उसको पीटने लगी। क्या गंदा सी बात है भाई, बेचारे टोपी के साथ बड़ा गलत हो रहा है। तू 10वां में पहुंच गई बाढ़, सीता ने कहा। तूहे दादी से टर्रव के ताना चही, किनो ऊ तोहार दादी बाड़न। तो वो मतलब ऐसे बोलता है कि तुम 10वीं में हो, तुम दादी से मतलब बहस बहस मत करो, और मतलब दादी से छोड़ो, है ना। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वीं में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वीं में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेड़ने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, परंतु 10वीं में सन 52 में पहुंच सका है। तो 9वें में 9th क्लास में 2 बार जो है टोपी फेल हो गया था। बस जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। तो भैरव छठे में फर्स्ट आ गए, मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट मतलब 12th में फर्स्ट आ गए, बट टोपी तो फेल हो रहा था बेचारा। सारे घर ने उसे जबान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया, मतलब बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी क्योंकि वो फेल हो गया था। जब बात यह थी कि वह गाउदी था, वह काफ़ी तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह गाउदी था, देखो इसका ये मतलब है 34 पे है भोंदू बुद्धू, मतलब थोड़ा बेचारा बुद्धू सा था, और उसको ऐसा लगता था उसे कोई पढ़ने नहीं देता। वह जब पढ़ने बैठता मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता। ये राम दुलारी को ऐसी कोई चीज़ मंगवानी पड़ती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। बेचारे को कोई पढ़ने ही नहीं देता था, सब डिस्टर्ब करते रहते थे। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कापियों के हवाई जहाज उड़ा
डाले हैं। अब उसका छोटा भाई जो था भैरव, उसने हवाई जहाज़ बना के डाल देता था वो टोपी की कॉपियों के। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। यह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया था। क्योंकि वो 3rd डिवीज़न से पास हुआ तो सब उसको सुनाते रहते थे, मतलब बहुत ही कम उसके नंबर आए थे। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें सन में थे, 8वें दर्जे में थे। तो उसके अपनी क्लास के जो फ्रेंड्स थे वो तो आगे बढ़ गए थे, बट उसके जो बाकी जूनियर्स के साथ अब बैठना कितना बेचारे के लिए शर्मनाक होगा। पिछले वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे, वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी, तो मतलब कोई उसका फ्रेंड नहीं बन सका। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सितम हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। मतलब इतना ज़्यादा उसके साथ टीचर्स भी करते थे कि जो वीक बच्चे होते थे कहते थे देखो अगर पढ़ोगे नहीं तो टोपी जैसे फेल हो जाओगे। क्या मतलब है साम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो? तो वही है कि बलभद्र की तरह, यानी कि टोपी की तरह क्या इसी क्लास में रहोगे? ये सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वें में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया। परंतु जब सन 49 में उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा, तो सन 51 में, मतलब 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही जब बैठना पड़ा, वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। गीली मिट्टी का लौंदा मतलब भाई कुछ भी बना लो उससे, क्योंकि अब तो 10वें में भी कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उसके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था, तो मतलब अब 2 साल तो मतलब बड़ा भी दिखाई देने लगा था। वह अपने भरे पूरे घर ही की तरह अपने स्कूल में भी अब अकेला पड़ गया था। तो जैसे घर में उसका कोई साथ नहीं देता था, अब वो क्योंकि क्लास में भी 2 बार फेल हो गया तो अब कोई उसका दोस्त नहीं बचा। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। टीचर्स उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लूँगा। तो मतलब वो बार बार हाथ उठाता था, ठीक है। तो टीचर्स भी इधर ध्यान देते थे। तो फिर एक बार इंग्लिश के टीचर ने कह दिया उससे कि तुम्हें तो पता ही होगा, 2 साल से तो इसको पढ़ ही रहे हो। अब ये बच्चों को तो अगले साल मतलब जाना है 10th क्लास में, तुमसे मैं अगले साल पूछ लूँगा। मतलब टीचर्स ने एक्सपेक्ट किया था ये फिर से फेल हो जाएगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ आई, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। मतलब अब तो उसे 2 साल 9th क्लास में हो गए थे। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था और टोपी के फादर नीले तेल वाले डॉक्टर थे। उसने कहा, बलभद्र अबे तो हम लोगन में को घुसता है, एड्स वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तो हूँ ता उन्हीं सबन के साथ रहे के हो। मतलब वो कह रहा था कि तुम हमसे दोस्ती क्यों करने आ रहे हो। टोपी को उल्टा सीधा बोल रहा था कि भाई तू ऐसे लोगों के मतलब जाना जो यहीं पर जिन्हें रहना है, हम तो आगे बढ़ जाएंगे, तू तो इसी क्लास में पढ़ा रहेगा। क्योंकि 2 साल वो फेल हो गया था तो सब उसको अब ताने मारने लगे थे टोपी को। ये बात टोपी के दिल के आर पार हो गई। उसने कसम खाई कि टाइफॉइड हो या टाइफॉइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए, मतलब इसके फादर, टोपी के फादर अब चुनाव पे खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उस घर में कोई पढ़ लिख सकता है क्या? वह तो जब डॉक्टर साहब की ज़मानत जब्त हो गई तब घर में ज़रा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है। जमानत जब्त हो गई यानी कि जो उन्होंने पैसे दिए हुए थे वो मतलब जब्त हो गए, तो घर में सब परेशान हो गए, तो सन्नाटा आ गया। वो पढ़ाई में जुटा, परंतु ऐसे वातावरण में कोई पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। मतलब सब कुछ, इतनी कंडीशंस खराब थी तो पास ही हो जाए वही बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरें बंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। दादी कहती हैं कि भाई भगवान ना बुरी नजर से बचा ले। अब तीसरे दर्जे में मतलब
सॉरी 9वीं तीसरी बार 9th क्लास में तीसरी बार तीसरे दर्जे से पास हो गया, यानी कि थर्ड टाइम फाइनली जा करके अब ये 3rd डिवीज़न से पास हो गया है। तो भगवान इसको बुरी नज़र से बचाया, ऐसा दादी ने कहा। तो बेचारे टोपी के साथ तो बड़ी गलत गलत चीज़ें हुई थी, ये हमने चैप्टर में देख ली। होपफुली आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।